सबसे पहली बात हरिद्वार की, जहां से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यहां पर सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसा देर रात बहादुराबाद थाना क्षेत्र के हाईवे पर रघुनाथ रेजिडेंसी के पास हुआ, जब बाइक पर जा रहे युवकों को किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी। टक्कर में घायल दोनों युवकों की मौत हो गई। दोनों मृतक उदयन और सार्थक छात्र थे और बहादुराबाद के ही रहने वाले थे। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी में भिजवा दिया है और परिजनों को इस बात की जानकारी दे दी गई है। युवकों की बाइक को टक्कर किस गाड़ी ने मारी, पुलिस अब इस बात की जांच में जुट गई है। नैनीताल पालिका के आवासों पर कब्जेदार हटाए जाएंगे और इसके लिए नैनीताल पालिका ने सर्वे पूरा कर लिया है। पालिका के पास 500 से ज्यादा अपने मकान हैं, जिनमें से अधिकांश पर कब्जा है। पहले भी कई बार कार्रवाई शुरू तो हुई, लेकिन अब तक ये मकान खाली नहीं हो पाए हैं। दरअसल नैनीताल नगर पालिका की अपनी संपत्ति कई स्थानों पर है। इसमें कुछ में तो कर्मचारी रह रहे हैं, लेकिन कई ऐसे मकान हैं जिनमें रिटायर्ड कर्मचारियों का कब्जा है, तो 10 से ज्यादा पर बाहरी लोगों का कब्जा भी है। लेकिन इनको खाली कराने की कार्रवाई अब जल्द शुरू होने जा रही है। बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कहां पर ये पालिका के घर हैं जहां पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, और कितनी ऐसी प्रॉपर्टीज पालिका की होंगी जिस पर ये कब्जा है, और अब किस तरह से इनको हटाने का काम, क्योंकि काफी लंबे समय से ये लोग यहां पर रह रहे हैं। देखिए नीलू, जिस तरह से अगर देखा जाए तो पालिका ने अपना सर्वे पूरा कर लिया। 547 से ज्यादा ऐसे मकान हैं जो पालिका के पास अपने आवास हैं। हालांकि इसमें से अधिकांश जो आवास हैं उन पर कब्जा बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इन मकानों को खाली किया जाएगा। कई रिटायर्ड कर्मचारी ऐसे हैं जो सालों से इन मकानों पर रह रहे हैं और जो पालिका को मामूली सा एक किराया या फिर कई जो मकान स्वामी हैं वो कोई किराया नहीं दे रहे हैं। हालांकि सरकार ने पिछले दिनों जो राज्य में सरकारी जमीन है या सरकारी संपत्ति है उसको लेके एक ड्राइव जरूर चलाया था, उसके बावजूद भी ये मकान अभी तक खाली नहीं हो सके हैं। लेकिन अब नैनीताल पालिका का सर्वे पूरा होने के बाद अब दूसरे चरण में इन मकानों को खाली कराने की कार्रवाई नैनीताल पालिका करने जा रहा है। इसके अलावा अगर जो मकान खाली नहीं कर रहा है या पुरानी जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं उनसे जो 3 गुना तक का जो पैसा है वो वसूलने की भी कार्रवाई जारी है। और कहा यह जा रहा है अगर जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं इन आवासों को नहीं छोड़ते हैं तो उनसे 3 गुना अधिक पैसा लिया जाएगा। क्या है कि अगर आपको वहां पर रहना है तो आपको किराया दुगुना तिगुना देना पड़ेगा। विकल्प तो नीलू अभी नहीं दिया गया है, लेकिन पहले चरण में यही कहा जा रहा है कि इन आवासों को खाली करना होगा। अगर नहीं करना होगा तो सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं उनके देयकों से ये पैसा वसूला जाएगा। हालांकि इस बात को लेकर पालिका मंथन कर रही है कि हालांकि अभी नगर पालिका का चुनाव चल रहा है और तमाम जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो पालिका चुनाव में व्यस्त हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर पालिका का चुनाव जैसे ही खत्म होता है तो उसके बाद इनकी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है। लेकिन जिस तरह से जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने इन आवासों को यह कहा था कि इनको मालिकाना हक देंगे, लेकिन बावजूद बाद में जब राज्य में सरकार बदली तो स्टेट गवर्नमेंट का एक क्लियर फंडा था कि इन आवासों को खाली किया जाएगा, क्योंकि जो नए कर्मचारी आ रहे हैं उनके लिए आवास कहीं मिल नहीं रहे हैं, वो बाहर किराए पे रहने को मजबूर हैं। तो यह कहा जा रहा है कि जो पालिका की ड्राइव है, जो नए कर्मचारी उनके आ रहे हैं उनको जो आवासों की दिक्कत हो रही है उनके लिए चलाई जा रही है। देख आने वाले दिनों में ये जो आवास है वो अगर खाली होते हैं तो बड़ी राहत नैनीताल की पालिका को भी मिल जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों को आवास की जो दुविधा आमतौर पर बन रही है वो नहीं बनेगी। लेकिन निकाय चुनाव के बाद ये सारी ड्राइव आगे बढ़ेगी और सरकार का भी क्लियर स्टैंड है कि अगर जो सरकारी संपत्ति है, सरकारी जमीनें हैं, उनको खाली कराना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। नीलू, ठीक है, तो जो नए कर्मचारी हैं उनके लिए बड़ी दिक्कत हो रही है, उनको बाहर रहना पड़ रहा है और उनको घर नहीं मिल पा रहा। इसी वजह से अब पालिका चाहती है कि जो भी पुराने कब्जेदार हैं वो घर खाली करें और बहुत जल्द जैसे ही चुनाव हो जाएंगे संपन्न पालिका के, उसके बाद ये ड्राइव को आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और अब बात कर लेते हैं शहर का सरताज कौन। तो हल्द्वानी में नगर निगम चुनाव की हलचल के बीच कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सामाजिक कार्यकर्ता रेणु जोशी ने कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। रेणु जोशी को एक दौर में कांग्रेस की कद्दावर नेता दिवंगत इंदिरा हृदय की बेहद करीबी माना जाता था, लेकिन इंदिरा के निधन के बाद वो राजनीति से दूर थी। लेकिन चुनाव के बीच रेणु जोशी का कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले जाना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। लोगों की वजह से और पुराने हमारे संबंध भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ थे, और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनकी जो नीतियां हैं, आज जो पूरे भारत को उन्होंने एक किया है और विश्व में भारत को एक जो अकेला जो है एक सर्वोच्च राष्ट्र बनाने की उनकी कामना है। रुड़की से कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। यहां पर यशपाल आर्य की कोशिशों के चलते कांग्रेस के बागी प्रत्याशियों ने पार्टी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस नेता रेणु गुप्ता बागी होकर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन आज नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने रेणु गुप्ता खन्ना और उनके पति से बातचीत की। यशपाल आर्य ने अपने घर पर बुलाकर उनसे बातचीत की, जिसके बाद रेणु गुप्ता खन्ना ने कांग्रेस प्रत्याशी का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी पूजा गुप्ता को समर्थन देने की बात कही है। यशपाल आर्य के मनाने से रेणु गुप्ता खन्ना मान गई है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी के निवास पर मुझे बुलाया गया और उन्होंने कहा, क्योंकि मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कि आपको कांग्रेस सब कुछ आपका सम्मान करती है, तो मैंने उस वजह से अपने प्रत्याशी सचिन गुप्ता जी को समर्थन दे दिया। उत्तराखंड निकाय चुनाव में नाम वापसी के बाद अब तस्वीर साफ हो गई है, लेकिन सवाल यह बना हुआ है कि बागियों का क्या होगा। अब इस सवाल पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का रुख लचीला बना हुआ है। ऐसा क्यों है, देखिए जरा ये रिपोर्ट। बागियों के मान मनोबल के लिए सियासी दलों ने हर फंडे अपनाए। मान मनोहार के बाद निष्कासन की चेतावनी भी दे डाली। बावजूद इसके कई दिग्गज जिन्होंने नाम वापस नहीं लिया, मैदान में डटे हुए हैं। बागियों की सबसे ज्यादा संख्या बीजेपी में है। कल तक सीधे निष्कासन की चेतावनी दे रही बीजेपी अब यू टर्न लेती नजर आ रही है। बीजेपी ने बागियों को एक और मौका दिया है। बीजेपी ऑफिस से दिन भर बागियों को फोन जाते रहे कि नामांकन वापस नहीं लेने के बावजूद वो अब भी पार्टी प्रत्याशी को समर्थन की घोषणा कर दें, उन्हें निष्कासित नहीं किया जाएगा। क्योंकि पार्टी के चुनाव चिन्ह के विरुद्ध जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जो भी कार्यकर्ता हमारा किसी पद पर है, हमारा प्राथमिक सदस्य है, वो अगर पार्टी के चुनाव चिन्ह के विरुद्ध चुनाव लड़ रहा होगा तो हम उसका निष्कासन करेंगे। अभी हमने नाम वापसी के बाद एक मौका जो है उनको और दे रहे हैं और इसके बाद 1-2 दिन में हम इसमें फैसला करेंगे। कांग्रेस की ओर से भी बागियों को लेकर गोलमोल जवाब आया। कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर बने हुए हैं। मयूख मेहर ने पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी को खुलकर समर्थन दिया है। अब पार्टी विधायक के खिलाफ एक्शन ले तो क्या ले, ऐसे में अन्य बागियों पर कैसे एक्शन लिया जाए, पार्टी इसी मुश्किल में फंसी हुई है। पर अभी भी बागी प्रत्याशी खड़े हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी से गंभीरता से ले रही है। अनुशासन समिति इसका संज्ञान लेकर के निश्चित तौर पर इन पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करेगी, क्योंकि पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ जो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब उनका पार्टी की रीति नीति से विश्वास उठ गया है। पार्टी के प्रति जो उनकी निष्ठा है, निश्चित तौर पर बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। पार्टियों की असली दिक्कत यह है कि अगर बागियों पर फौरन एक्शन लिया जाता है तो इससे माहौल खराब भी हो सकता है। इसलिए पार्टियां वेट एंड वॉच की स्थिति अपनाकर नफा नुकसान का आकलन कर रही है। बागियों के जीतने की स्थिति में उन्हें वापस पार्टी में भी लाया जा सके, इसका भी विकल्प खोजा जा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। बागेश्वर में निकाय चुनाव की वोटिंग से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई है। यहां पर हुए टिकट बंटवारे से नाराज होकर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष समेत 11 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया। वहीं इस्तीफा देने वाले नगर अध्यक्ष ने कांग्रेस संगठन पर अनदेखा करने का आरोप लगाया है। मैं टिकट का इस हिसाब से वो कर रहे हैं, पर इन्होंने बिना किसी को भरोसे में लिए हुए, बिना मुझे बताए हुए एक कर्मठ कार्यकर्ता का टिकट काटकर दूसरे को दे दिया गया है।
जिससे मैं बहुत आहत हूँ, बहुत दुखी हूँ। इसलिए मैं आज नगर अध्यक्ष पद से अपना त्याग पत्र दे रहा हूँ। इसमें मेरी पूरी की पूरी 11 वार्डों के बूथ अध्यक्ष, बीएलओ सभी हम एक साथ सामूहिक रूप से और 23 जनवरी को उत्तराखंड के 100 शहर अपनी नई सरकार चुनेंगे, लेकिन इस चुनाव के दौरान मतदाताओं को बड़े मजेदार चुनाव चिन्ह देखने को मिलेंगे। कोई चारपाई लेकर आपके घर आएगा तो कोई गुब्बारा लेकर। नगर निगम चुनाव की हलचल के बीच आपके पास आने वाले पार्षद, सभासद, अध्यक्ष और मेयर के प्रत्याशी तरह तरह के चुनाव चिन्ह लेकर आएंगे। ये चुनाव चिन्ह आपको गुदगुदा भी सकते हैं, क्योंकि कोई अलमारी लेकर आएगा तो कोई चारपाई, कुल्हाड़ी, कैंची, केला, कंघा, कैरम बोर्ड या गुड़िया या गुब्बारा जैसी चीज लेकर आप तक पहुंचेगा। इन सब चुनाव चिन्हों को पाकर प्रत्याशी भी बेहद खुश हैं। देखिए, इस गुब्बारे में प्यार मोहब्बत, मेरे 6 साल का कार्य कोरोना काल में जो मैंने लोगों के लिए कार्य करा होगा, जो लोगों के दुख तकलीफ में मैं उनके साथ खड़ा हूँगा, वो सब उस गुब्बारे में हवा रूपी माध्यम से भरा होगा। मेरा चुनाव निशान कैमरा है। कैमरा, मैं एक पत्रकार भी हूँ, 20 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और कैमरा सच्चाई दिखाता है। मेरे 3 नारे हैं, मैं नेता नहीं बेटा हूँ, साथ निभाऊंगा रोज, नाम है मेरा मनोज, न झूठ न मक्कारी, आप जनता की बारी। चुनाव आयोग के स्तर पर भी सभासद, पार्षद, चेयरमैन और मेयर प्रत्याशियों के सिंबल दे दिए गए हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी दल हैं उनके लिए सिंबल ऑलरेडी आरक्षित हैं। इसके अलावा 47 हमारे फ्री सिंबल थे जो निर्दलीयों के लिए थे, और 2 पार्टियां यूकेडी और समाजवादी पार्टी के लिए फ्री सिंबल्स में से 2 सिंबल रिजर्व रखे गए थे। दरअसल चुनाव आयोग ने 5 राष्ट्रीय पार्टियों के साथ ही और 2 नॉन रजिस्टर्ड पार्टियों और 47 फ्री सिंबल तय किए हैं, जिनके दम पर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रत्याशी कई तरह के चुनाव चिन्ह लेकर मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। देहरादून में पिछले 3 बार से कांग्रेस का मेयर नहीं बना, लेकिन इस बार उम्मीदवार के साथ पार्टी को उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है। तो नेता भी मान रहे हैं कि 15 साल बाद कांग्रेस के लिए अच्छा माहौल है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शुक्रवार को कांग्रेस ऑफिस में चहल पहल दिखी। मेयर पद के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल ने सभी पार्षद उम्मीदवारों के साथ मीटिंग की, तो बात चुनाव जीतने पर हुई। देहरादून में नगर निगम के पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कभी नहीं जीता, लेकिन इस बार राज्य आंदोलन और छात्र संघ की राजनीति से आए वीरेंद्र पोखरियाल को टिकट मिलने से कांग्रेस माहौल को बेहतर बता रही है। मीटिंग में पहुंचे वार्ड मेंबर के उम्मीदवार से लेकर देहरादून जिले के एकमात्र विधायक प्रीतम सिंह को राजधानी में माहौल पार्टी के पक्ष में दिख रहा है। बहुत मजबूत पोजीशन में आएगी। हमें लगता है इस बार वो अपनी सीट भी पक्का करेंगे। वो लोकप्रिय हैं, 3 बार के आंदोलनकारी रह चुके हैं और बहुत सामाजिक लोग हैं। डीएवी कॉलेज की राजनीति करते करते जो है इस राज्य के आंदोलन में उन्होंने शिरकत करने का काम किया, जेल जाने का काम किया, तो एक ऐसे साथी को प्रत्याशी बनाया है। और मैं समझता हूं कि आंदोलनकारियों का भी समर्थन मिलेगा और उत्तराखंड और देहरादून के लोगों का भी समर्थन इसलिए मिलेगा क्योंकि एक नौजवान साथी चुनाव मैदान में है। देहरादून नगर निगम के लिए ये 5वां चुनाव है और पहले 4 बार में सिर्फ 1 बार कांग्रेस उम्मीदवार जीती। ऐसे में इस बार के उम्मीदवार वीरेंद्र पोखरियाल को पार्टी, नेता और कार्यकर्ताओं से बड़ी उम्मीदें हैं। जो आज का माहौल है कांग्रेस के पक्ष में है और मैं शीर्ष नेतृत्व और का भी धन्यवाद करता हूं। उन्होंने एक आंदोलनकारी को टिकट दिया है और आज की डेट में मार्केट में ये चर्चा है कि कांग्रेस ने एक बहुत बढ़िया प्रत्याशी दिया है। 15 साल जो है जनता ने उन्हें दिए हैं और मेयर भी उनका है, पार्षद भी उनके हैं, विधायक भी उनके हैं, एमपी भी उनके, सरकार भी उनकी है, पर उन्होंने धरातल पे कोई काम नहीं किया, न विकास किया। देहरादून में बीजेपी नगर निगम में 15 साल से सत्ता में है और कांग्रेस सत्ता से बाहर, लेकिन इस बार छात्र संघ राजनीति से आए वीरेंद्र पोखरियाल से पार्टी और कार्यकर्ताओं को उम्मीद है कि देहरादून में कांग्रेस कड़ी टक्कर देगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून।
और नगर निगम कुमाऊं के सबसे बड़े जो हल्द्वानी के सियासी समीकरण है वो लगातार बदल रहे हैं। यहां जो मुकाबला कल तक बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच देखने को मिल रहा था, वो अब दो दलों के बीच सीधे सीधे मुकाबले में तब्दील हो गया है। प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में सियासी रंग लगातार चढ़ता जा रहा है। कल तक जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोएब अहमद लाल टोपी पहनकर घूम रहे थे, वो अचानक नामांकन वापस कर घर बैठ गए हैं। ऐसे में बदले समीकरण के बीच बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और इसे मुस्लिम तुष्टीकरण से जोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से धर्मनिरपेक्षता का ढोंग करते आई है, लेकिन वास्तव में वो देखें तो एक वर्ग वेश, एक वर्ग समुदाय के साथ वो हमेशा राजनीति करते हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं है। उनका हमेशा भ्रमित करके वोट पाने का काम रहा है। अब हमने कोई समाजवादी खड़ा होगा तो हम तब लड़ेंगे या नहीं खड़ा होगा तब लड़ेंगे, इसलिए थोड़ी प्रत्याशी घोषित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनाने के लिए मेयर का प्रत्याशी खड़ा किया है, गजराज बिष्ट को खड़ा किया है और उसमें जीत हासिल करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि वो सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन वापस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा आप चुनाव निकाल लीजिए, हर बूथ पे मुझे वोट पड़ा है, हर बूथ से मुझे वोट पड़ा है। कांग्रेस तो सर्वधर्म समभाव पे विश्वास करती है और हम हर जगह जाते हैं, हर धर्म जाति के व्यक्ति का सम्मान करते हैं और हर जगह से वोट लाने का प्रयास करते हैं। दरअसल साल 2018 के निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी को तकरीबन 9,000 वोट मिले थे और इसमें ज्यादातर वोट मुसलमानों के थे। ऐसे में इस वोट का गुणागणित बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही लगा रहे हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी टिहरी दौरे पर रहे, जहां पर सीएम ने मलिथा पहुंचे और वीर शिरोमणि माधो सिंह भंडारी स्मृति मेले का सीएम धामी ने शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम धामी ने माधो सिंह भंडारी को याद किया। सीएम ने कहा कि आज हर क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है और लोगों की हर दिक्कत को दूर करने की सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि उनकी सरकार लगातार विकास के कामों को आगे बढ़ा रही है और राज्य के लिए बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। सोना सजवान जी को मेले का स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। माधो सिंह भंडारी जी का बहुत बड़ा योगदान है, वीर योद्धा थे, उनका पराक्रम, साहस हमारे सभी आने वाली पीढ़ियां भी जाने और ये क्षेत्र उनके बहुत परिश्रम से, बहुत त्याग से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से पानी आया, जिस प्रकार से अन्य चीज़ें आई, आज है कि उन सबको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और हमारी सरकार उनके जो सपने थे, जो उनकी सोच थी, उसके अनुरूप कार्य कर रही है। हर क्षेत्र में हम आगे बढ़ें, हमारे ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो है उनको भी आगे बढ़ाने का काम करती है, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बढ़ाने का काम होता है और विकास हर क्षेत्र में आज हमारी प्राथमिकता है, हम उसको कर रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए सीजन के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। रुद्रप्रयाग प्रशासन केदारनाथ यात्रा की तैयारी कर रहा है और इस दौरान डीएम और एसपी से पैदल केदारनाथ रूट का जायजा लिया। बर्फीले रास्तों के बीच चलकर केदारनाथ तक पहुंचे। इस दौरान केदारनाथ में चल रहे कामों को तेजी से करने के निर्देश भी दिए गए और अन्य निर्माण कार्यों को भी देखा। भारी बर्फबारी के बीच केदारनाथ में काम चल रहा है और साथ ही वहां सुरक्षा बल भी मौजूद है। डीएम ने सभी के काम की तारीफ भी की। बता दें जो औली में बर्फबारी के बाद तापमान माइनस में पहुंच गया और इसके चलते आर्टिफिशियल लेक भी पूरी तरह से जम गई है। पिछले दिन हुई बर्फबारी के बाद झील पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि औली में कितनी ठंड पड़ रही है और कितनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। यही नहीं, दिन में धूप खिलने के बाद भी इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। इसके अलावा ठंड के चलते नालों में आने वाला पानी भी जम गया और लोगों को पानी की काफी दिक्कत हो रही है। मौसम विभाग ने सोमवार से एक बार फिर से बर्फबारी का अनुमान दिया है, लिहाजा यहां पर ठंड फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि जो नज़ारा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद खूबसूरत है, आंखों को बड़ा सुकून देता है और सैलानी भी यहां पर खूब लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन जो दुश्वारियां हैं वो जरूर इस बर्फबारी के बाद बढ़ी हैं।
उत्तराखंड हिमालय में ग्लेशियर झीलों के रूप में एक बड़ा बवंडर पल रहा है जो भविष्य में कभी भी कहर बरपा सकता है। उत्तराखंड के ग्लेशियरों में ऐसी 13 झीलें हैं, लेकिन इनमें भी 5 सबसे ज्यादा संवेदनशील है, जिनको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड में 2023 में केदारनाथ आपदा और 2021 की रेडी की भीषण आपदा ग्लेशियर झीलों के फटने के कारण ही सामने आई थी। पिछले कुछ समय में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि उत्तराखंड हिमालय में ऐसी एक नहीं बल्कि 13 ग्लेशियर झीलें पनप रही हैं, जिनमें 5 झीलों को अति संवेदनशील माना गया है। अगर कभी ये झीलें फटी तो निचले इलाकों में कहर बरपा सकती हैं। इसलिए केंद्र और राज्य सरकार इनको लेकर अलर्ट मोड पर आ गई है। शुक्रवार को सचिवालय में वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ हुई एक हाई लेवल मीटिंग में झीलों के इन संभावित खतरों और इनके सेफ्टी मैनेजमेंट को लेकर मंथन किया गया। एक कैटेगरी की 5 लेक्स हैं जो संवेदनशील हैं, उसके बारे में वहाँ पे टीम भेजने के बारे में, फिर वहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगाने होंगे, हमें सेंसर लगाने होंगे अर्ली वार्निंग के लिए, और अगर पानी का लेवल एकाएक घटता है एकाएक बढ़ता है तो उसके लिए सेंसर लगाने होंगे। उसके लिए बातचीत करने के लिए आज हम लोगों ने जितने भी स्टेक होल्डर्स थे और जो संस्थाएं भारत सरकार की संस्थाएं हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनके साथ में डिटेल में बैठक करी है हमने। उत्तराखंड में जो 5 झीलें खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी हैं, उनमें चमोली में धौली गंगा नदी के ग्लेशियर में वसुधारा ताल, पिथौरागढ़ की दारमा वैली और कुटी यांगती वैली में 2 ग्लेशियर झील मौजूद है। पिथौरागढ़ की लेसर यांगती वैली में मांगबक झील है। पिथौरागढ़ की ही दारमा वैली में ही युनगुरु ग्लेशियर में भी झील बनी हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग इन 5 झीलों की स्टडी के लिए एक्सपर्ट टीम भेजने जा रहा है। माना जा रहा है कि मई-जून में टीमों को भेजा जाएगा। और स्टडी के साथ साथ यह भी देखेगी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ लगाए जाने हैं और इंस्ट्रूमेंट कहाँ से व्यवस्था होगी। उसके लिए भी सीडैक संस्थान है भारत सरकार का, उससे बातचीत किया गया है। तो वो सर्वे करके आएंगे, फिर अपना इंस्ट्रूमेंट लगाने वाला काम करेंगे हम लोग, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उसका इस्तेमाल करके चेंजेस को देख के उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोगों ने क्या कदम उठाने हैं उसके बारे में विचार करेंगे। इन 5 अति संवेदनशील झीलों के अलावा उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में केदारताल, बागेश्वर में नागकुंड, टिहरी के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मसूरी ताल भी शामिल हैं, जिन्हें खतरनाक माना गया है। जलवायु परिवर्तन के बीच भविष्य के संभावित खतरे को देखते हुए इन झीलों को लेकर भी सरकार विशेष एहतियात बरतने जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।